को डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। देश का मान मोदी भाई जिंदाबाद। दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। जैसे फिल्मों में गुंडे हुआ करते थे, जिस औरत पर हाथ रख दी वो औरत उनकी हो गई, इसी प्रकार से इन वक्फ बोर्डों ने भू माफियाओं की तरह काम किया है। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते थे। आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं, फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं। तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। The bill is passed. स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात वक्फ की करेंगे, जिसका वक्त बदल गया है। लोकसभा में अपनी पहली परीक्षा पास होने के बाद राज्यसभा से भी मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल वाले इम्तिहान में पास हो गई। राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में 95 वोट पड़े। अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है और राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल पर राज्यसभा में 12 घंटे तक मैराथन चर्चा हुई। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहस हुई, दलीलें दी गईं और फिर बीती रात वोटिंग हुई। करीब 1.5 घंटे तक वोटिंग चली, जिसके बाद सरकार ने राज्यसभा में बिल पास करा दिया। बीजेपी के सहयोगी दलों ने सरकार का पूरा साथ दिया है। बिल को पास कराने में अहम भूमिका सहयोगी दलों की तरफ से निभाई गई और ऐसे में संसद से बिल पास होने के बाद इस बिल को लेकर अब सियासी गतिरोध जो है वो लगातार बरकरार है। विपक्ष लगातार बिल को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो दरअसल इस बिल के जरिए मुसलमानों का अधिकार छीनना चाहती है। संवेदनशीलता को देखते हुए देश के कई हिस्सों में अलर्ट आज जारी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर चुकी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और खासतौर से ये वो इलाके जहां पुलिस मुस्तैद, लखीमपुर खीरी से लेकर झांसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और यूपी की राजधानी लखनऊ भी इन शहरों में शामिल है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और इस वजह से भी आज खास किए गए हैं क्योंकि शुक्रवार का दिन आज और ऐसे में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं वो इकट्ठा होंगे, मस्जिदों में जाएंगे। तो कहीं कोई शरारती तत्व इस माहौल का फायदा ना उठा ले, इसीलिए पूरी चौकसी पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है। तो ये वक्फ संशोधन बिल जो दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन इस बिल पर चर्चा के दौरान जो शेरो शायरी हुई है उसके जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो नोकझोंक देखने के लिए मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे की शायरी को जवाब शायरी से ही जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया। पहले जरा ये अंदाज देखिए। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजरों की बात करते हैं। हाँ, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। चले थे दुनिया में ढूंढने, अपने आप को तो जरा ढूंढ लेते कि अपनी क्या गतिविधि है और किस तरीके से आप काम करते रहे हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो।
चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। पर है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं, आइए सबको साथ लेकर चलिए। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से। आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू, लगा के आग बाहरों की बात करते हैं और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पे, जमीन पे लगी। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं, नदी सुखा कर किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच से वाली। खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्फ बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। तो संसद में चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ऐतराज जता दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर पलटवार किया, लेकिन दिग्विजय सिंह का पारा जो है वो हाई रहा और दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैं पूरी बात करूं। ऑनरेबल दिग्विजय सिंह प्लीज, आई गिव अ चांस, आई गिव। माननीय सदस्य, ऑनरेबल दिग्विजय सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे 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 मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे बताइए। ऑनरेबल होम मिनिस्टर। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए माननीय। इसी पर जरा चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती
समुन कासपी साहब अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के, वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। शालिनी अली महिला प्रमुख MRM की हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र यादव यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और साथ ही हाजिर खान भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। दो राजनीतिक मेहमान इस समय ABP न्यूज आगे का एजेंडा शो में जो मेरे साथ आज मौजूद है, आपका परिचय कराती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं प्रदीप भंडारी के साथ शुरुआत करने जा रही हूं। प्रदीप जी, कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन विपक्ष के सवाल अभी भी जस के तस क्यों? देखिए, विपक्ष जो है वो एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और वो उसी मानसिकता के साथ आ रहा है जब शाहबानो के समय में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया था, परंतु उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी जी के समय उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया था। ये वही मानसिकता है जिसने ट्रिपल तलाक बिल पर भी खुलकर समर्थन नहीं किया था। तो आज दो धड़े हो चुके रुमाना जी। एक जो है मुसलमान समाज, क्रिश्चियन समाज, वंचित समाज, हर वो व्यक्ति जो संविधान में विश्वास रखता है और गरीबों को उनका हक प्रोवाइड करना चाहता है, वर्सेस वो कुछ लोग जो एक बिल्डर माफिया को बैक कर रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी आती है। रुमाना जी, एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी केरला से सांसद रह चुके हैं और अभी प्रियंका वाड्रा केरला से सांसद है। क्रिश्चियन कम्युनिटी केरला में सबसे ज्यादा पीड़ित रही है वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण की वजह से। मैं अचंभित इस बात पे हूं कि ना प्रियंका वाड्रा ने इसके बारे में कुछ बोला, ना इस पे राहुल गांधी ने कुछ बोला। और अगर हम ऐतिहासिक रूप से कोई भी पार्लियामेंट्री डिबेट उठा के देखेंगे, भले वो सीताराम केसरी का वक्तव्य 1990s में हो गया या भले वो 2013 के अंदर भी दबे स्वर के अंदर हर व्यक्ति ने कहना हो गया, हर लोग ये चाहते थे कि वक्फ बोर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए। तो अगर आज गरीबों को उनका हक मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी हो रही है और संविधान के प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, तो इससे कांग्रेस पार्टी को चिड़ इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो गरीब मुसलमान को बैक नहीं करती, क्रिश्चियन समाज को बैक नहीं करती, वंचितों को बैक नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना चाहती। मैं आपके शो पे वापस से ओपन चैलेंज करूंगा, बिना इधर उधर की बात करे, क्या स्पेसिफिक क्लॉज वाइज कांग्रेस पार्टी बता सकती है उसकी क्या आपत्ति है, क्या स्पेसिफिक आपत्ति है उसकी, उसको लगता है कि हक छीना जाएगा? महिमा सिंह जी, पिछड़ा, पसमानदा, महिला, मुस्लिम जो है उसके उत्थान के लिए ये उम्मीद जो सरकार लेकर आई है, इस उम्मीद से कांग्रेस पार्टी इतनी नाउम्मीद क्यों? जय हिंद। रोमाना जी, आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया उत्थान, तो मुझे डॉक्टर बशीर बद्र की ये पंक्तियां याद आ गई कि यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। तो ये जो भाजपा के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, भाजपा के मुंह से जो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप दूसरों पर लगाते रहे हैं, आज मुस्लिम हित की बातें सुन करके सिर्फ हम ही अचंभित नहीं हैं, भाजपा के अपने जो सहयोगी हैं वो भी अचंभित हैं, भाजपा के अंदर बैठे हुए लोग भी अचंभित हैं। लेकिन वो जानते हैं, ये जो जिन लोगों ने देश की पीठ में नोटबंदी का खंजर घोंपा हो, जिन्होंने देश की पीठ में जो है जिस तरह से कानून लाए थे, ये जो किसानों के लिए कृषि कानून के खंजर घोंपे हों बैकडोर एंट्री से, उस समय पर भी इन्होंने चुनौतियां दी थी कि देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्लॉज दर क्लॉज पढ़ाया था, क्लॉज दर क्लॉज चर्चा तो कर नहीं पाए ये जेपीसी के अंदर हमारे बार बार मांग उठाने के बावजूद। आज यहाँ डिबेट्स पर बैठकर कैसी नूरा कुश्ती कर रहे हैं ये बोल करके कि क्लॉज दर क्लॉज डिबेट कर लीजिए। ये हमें ईसाई हित की बात समझाएंगे जिन्होंने मणिपुर के अंदर 300 से ज्यादा चर्चेस के अंदर आग लगा दी, जिनके देखते देखते चर्चेस ढह गए, जिनके देखते देखते आगजनी होती रही। ये हमें सिखाएंगे सांप्रदायिकता, जिन्होंने हरियाणा के इतिहास में पहली बार नूह के अंदर दंगे करा दिए। तो इन लोगों से हमें ना सांप्रदायिकता का पाठ सीखना है, इनसे तो हमें ये सवाल पूछना है कि 1995 से लेकर के 2025 का जो ये इन्होंने दोहरा सफर तय किया है, जो ये दोगली मानसिकता दिखा रहे हैं, ये इसकी सच्चाई बताएं। 1995 में इस बिल के साथ खड़े हुए थे LK आडवाणी खड़े हुए थे, मुरली मनोहर जोशी खड़े हुए थे, सुषमा स्वराज खड़ी हुई थी, और उसके बाद 2014 के अंदर इनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था रोमाना जी कि हम वक्फ के ऊपर जो अवैध कब्जे हैं उन्हें खाली कराएंगे। और आज देखिए, वक्फ एनक्रोचमेंट्स का वायदा अपने मैनिफेस्टो में 2014 में करने वाले जो लोग हैं,
आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मैं आपकी स्क्रीन पर देख रही हूं, जरा आप पक्ष और विपक्ष का अंतर देख लीजिए कि इसके समर्थन में कितने वोट पड़े हैं और इसके खिलाफ कितने पड़े हैं। बहुत महीन अंतर है, और ये जो महीन अंतर है इसको न्यायालय मिटा देगा, बहुत जल्द मिटा देगा, क्योंकि ये जो लोग, इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विवश होकर महिमा जी, लेकिन इस बिल को लेकर क्या आपत्ति है, उसके बारे में तो कुछ कहिए ना। मतलब 1995 से लेकर 2013 जितने अमेंडमेंट हुए, बीजेपी क्यों उन अमेंडमेंट के साथ थी? अब ये दलील तो टिकती नहीं है ना, क्योंकि तब आपकी सरकार थी और आपकी सरकार के तहत वो बिल पास कर लिया गया। इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के प्रवक्ता, सांसद भी है, क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर है। बंगाल में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है। जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके, भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है, उनका जिंदगी, उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। आप सबने देखा कल सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था। और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे। और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। अप्रैल 22, 2024 में कलकत्ता के हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट निर्णय दिया। उन्होंने यह निर्णय दिया कि ये जो 25,780 रिक्रूटमेंट जिनकी हुई है, यह रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉल्टी है, ये भ्रष्टाचार से मारा हुआ है, पैसा लेकर गलत तरीकों से ओएमआर सीट जो होती है, उस ओएमआर सीट जिसको कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन शीट कहते हैं, जब ये एग्जाम होता है तो इसकी शीट की इवैल्यूएशन होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि ये पता न चले कि कौन सही है और कौन गलत है, ताकि जो सबसे नीचे के पायदान पे जिस कैंडिडेट का मार्किंग हुआ है उसको ऊपर लाके एक हायर रैंक में स्थापित किया जा सके। जो टॉपर नहीं है उसको टॉपर बना दिया जाए, जिसने क्वालिफाई नहीं किया और ओएमआर शीट में कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको किस प्रकार से रिक्रूटमेंट दे दिया जाए पैसे के बल पर। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2024 में स्पष्टतः कहा कि इसे खारिज किया जाए, दूसरी बार अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू की जाए और सबसे बड़ी बात सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच हो। आप याद करिए
उस समय किस प्रकार ममता बनर्जी और उनके जो साथी हैं टीएमसी के सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे।